जब तक खामनेई की मौत नहीं तब तक युद्ध विराम नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के। उन्होंने संकेत और संदेश बिल्कुल साफ दे दिया है कि यहां से जंग तभी रुकेगी जब खामनेई की मौत होगी। ग्लोबली आपको जैसा हम लगातार बता रहे हैं, G7 समिट का भी आगाज हुआ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वापस चले गए और G7 के मंच से भी उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू ईरान। ईरान से बात करने का मन नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इजराइल इसी तरीके से बम वर्षा करता रहेगा। इसलिए सवाल सबके जहन में कि अब यह महायुद्ध कितना भयंकर होगा। इजरायल ईरान संघर्ष का आज 5वां दिन हो चला है। ईरान की ओर से कई मिसाइलें इजरायल की ओर दागी गई, जिसके बाद इजरायली लोगों को बंकरों में छिपना पड़ा। इजरायल में अधिकारियों ने लोगों को बंकरों के पास रहने की ही सलाह दी है, तो वहीं इजरायल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजरायल ने कहा है कि उसका तेहरान के हवाई क्षेत्र पर पूरी तरीके से कंट्रोल है और वो लगातार ईरानी राजधानी पर अटैक्स कर रहा है। लेकिन ईरान ने भी इजरायली शहरों पर मिसाइल हमले जारी रखे। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि तेहरान के लोगों को तुरंत शहर खाली कर देना चाहिए। ट्रंप का यह बयान ईरान के साथ साथ वैश्विक नेताओं के बीच भी खलबली मचा चुका है। इस बीच व्हाइट हाउस ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौट रहे हैं। वो अमेरिका पहुंच भी चुके हैं और वहां से भी उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब यहां से ईरान को खत्म होना होगा, तेहरान को खाली करना होगा। वो सिविलियंस को भी बता रहे हैं और वहां के जो सुप्रीमो हैं उनको भी संकेत दे चुके हैं। युद्ध विराम होगा नहीं होगा, इसके लिए एक कंडीशन तो इजरायल ने बताई दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री यानी कैट्स ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को वार्न कर दिया है कि उनका हश्र भी इराक के सद्दाम हुसैन जैसा हो जाएगा। कैट्स ने कहा, याद रखें आपके पड़ोसी देश ईरान का क्या हुआ, वहां के तानाशाह का क्या हुआ जिसने इजरायल के खिलाफ यही रास्ता चुना था। ट्रंप ने मध्य पूर्व क्षेत्र में इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को वास्तविक अंत तक पहुंचाने की इच्छा जता दी है। वो कहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत करने के वो मूड में ही नहीं हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं, यहां से सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से अग्रेसिवली एयर स्ट्राइक इजरायल की तरफ से होती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईरान युद्ध पर नेतन्याहू भी क्लियर कर चुके हैं, नेतन्याहू भी क्लैरिटी दे चुके हैं कि अभी चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। नेतन्याहू बता चुके हैं कि खामनेई की हत्या के साथ ही विराम होगा। खामनेई की हत्या के बाद ही, खामनेई की मौत के बाद ही यहां पर शांति आएगी। मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी चाहिए तो खामनेई को मौत के घाट उतारना ही होगा। नेतन्याहू यह भी बताते हैं कि खामनेई ने इजरायल को खत्म करने का मंसूबा पाल लिया, उन्होंने गलतफहमी पाल ली और अब इसका अंजाम क्या होगा ये देखने के लिए शायद वो जिंदा भी ना रही। ये सीधा सीधा इजरायल की तरफ से खुली वार्निंग है, दो टूक है खामनेई के लिए। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध बहुत तेज है। ईरान का इजरायल पर मिसाइल अटैक्स भी लगातार हो रहा है और वो टारगेट कर रहे हैं हाइफा को, ईरान टारगेट कर रहा है तेल अवीव को और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कई तस्वीरों को साझा कर रही है इजरायली की फोर्सेस। इजरायल पर जो अटैक्स हो रहे हैं, ईरान फोर्सेस उन तस्वीरों को भी लगातार साझा कर रही है। इजरायल ने भी तेहरान और तबरीज में लगातार एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इजरायली हमले में ईरान के टॉप कमांडर को मौत की नींद सुलाया जा चुका है। कल भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वो टॉप कमांडरों की लिस्ट थी, वो तस्वीरें थी जिन पर अब हार चढ़ चुके हैं। ये भी जानकारी है कि महज 48 घंटों में 2 टॉप कमांडर्स यानी दोनों CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौत की नींद सो चुके हैं। तो इजरायल साफ है, इजरायल अपना
क्रिस्टल क्लियर स्टैंड रख चुका है दुनिया के सामने। अब खामनेई के अंत की स्क्रिप्ट क्या लिखी जा चुकी है, इस पर भी दुनिया बात कर रही है। देखिए क्या कुछ है इसमें खास बात यह है कि अयातुल्ला अली खामनेई को खत्म कर दिया जाए तो यह संघर्ष और नहीं बढ़ेगा, यह नेतन्याहू कह रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा सीधा क्लैरिटी दे दी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि पूरे मिडल ईस्ट में, पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को खत्म कर दिया जाए तो यह संघर्ष और नहीं बढ़ेगा, बल्कि यह संघर्ष भी खामनेई के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो इजराइल बता चुका है वो क्या मंसूबों के साथ इस बार स्ट्राइक्स कर रहा है, और यहां पे बिल्कुल अलग थलग ईरान पड़ा हुआ है। अब कई लोग कह रहे हैं कि खामनेई बंकर में छुपे हैं, कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि खामनेई भाग गए ईरान से, खामनेई भाग गए रूस में उन्होंने शरण ली है। हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं है ये खबरें, लेकिन आप समझिए इस तरह के इंडिकेशंस हैं। जब सीधा सीधा बात आ गई, क्योंकि खामनेई के साथ भी उसी के देश के अंदर, ईरान के अंदर ही जो बाकी टॉप लीडरान है वो भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है खामनेई से। तख्ता पलट का अच्छा मौका उन लोगों को भी यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले जान है तो जान है। कई टॉप लीडर्स के ईरान छोड़ने की खबर है, और खामनेई भी अगर चले जाते तो इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान आपको बता रहा हूं, जिसमें वो बता रहे हैं कि यह संघर्ष तभी खत्म होगा जब खामनेई खत्म हो जाएगा। खामनेई और यह संघर्ष दोनों एक साथ ही खत्म होंगे। अब आप देखिए कहां कहां पर टारगेट्स किए जा रहे हैं। डे 5 इस संघर्ष का अब तक क्या अपडेट्स हैं वो आपको बताऊं। ईरान में 224 मौतें हुई हैं, 650 से 700 लोग जख्मी पड़े हैं, और ईरान के जो हमले हैं, जो उस पर मिसाइलें दागी गई हैं, वो आप जानते हैं, एक के बाद एक लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। परमाणु संयंत्रों पर, या यहां पर वो सीक्रेटली परमाणु हथियारों को डेवलप कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है इजरायल। तेल और गैस के संयंत्रों पर अटैक कर रहा है, और इजरायल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है राइजिंग लायन। 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने इसमें हिस्सा लिया है, और संघर्ष अभी जारी है। ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और कई सिविलियंस के मारे जाने की खबर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजरायल ने हमले का समय इतनी चतुराई से चुन लिया कि ईरान के प्रमुख सहयोगी, खासकर रूस, चीन, उसकी मदद के लिए आ ही नहीं सकते। अन्य सहयोगी देश अभी फिलहाल हिचकिचा रहे हैं। मौत का आंकड़ा 224, कितने घायल, 650 ईरान में। और इजरायल की तरफ आए तो 24 लोगों की जान गई है, 24 इजरायलियों की मौत हुई है। इजरायल में घायल जो है वो 100 से ज्यादा है। फाइटर जेट्स, इजरायल का हमला, फाइटर जेट्स 200 हैं। तो लगातार आप देखिए इजरायल और ईरान के बीच ये टेंशन का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच जहां एक तरफ इजरायल के साथ तमाम सुपर पावर्स नजर आती है, दूसरी तरफ ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। मिडल ईस्ट का भी कोई इस्लामिक राष्ट्र उसको सपोर्ट करने के लिए खुलकर सामने तक नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं खामनेई इस वक्त कितने अलग थलग पड़े हैं। अब परमाणु बम का डर क्या है? ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा, यह सीधी चेतावनी उनको अमेरिका दे चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे ईरान से बात करने की कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे उनसे कोई संवाद नहीं करना। अब मैं चाहता हूं कि पूर्ण सरेंडर हो जाए। ये प्रॉब्लम्स ईरान और अमेरिका के बीच आज कल परसों 5 साल 10 साल की नहीं है, लंबे वक्त से चल रही है। ईरान पर हमलों की रफ्तार धीमी नहीं होगी, यह साफ कर चुका है इजरायल। ईरान जानता है कि मुझ तक कैसे पहुंचना है। ट्रंप ने भी बता दिया बातचीत के लिए तुम आओगे। अब ईरान की जो फोर्स है IRGC, उसका बड़ा दावा क्या है बताता हूं आपको। इजरायल के मोसाद हेडक्वार्टर्स पर सफल हमला हम लोगों ने कर दिया, यह दावा किया है IRGF ने। IRGC माफ कीजिएगा, IRGC ईरानी फोर्सेस है। वो बता रहे हैं कि हमने IDF के डेटा सेंटर्स को भी टारगेट कर दिया। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स। वो कह रहे हैं हमने मोसाद के हेडक्वार्टर्स को हिट कर दिया है, IRGC ये कह रहा है। लेकिन जहां एक तरफ हम इजरायल के दावे सुनते हैं, तो इजरायल इन दावों के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस भी साझा करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी साझा करता है। तो वहीं IRGC की तरफ से भी कोरे वादे किए जा रहे हैं, कोरे दावे किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ईरान परमाणु अड्डे पर US अटैक की आशंका भी है। अब इस खबर को समझिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर है जिसको मैं कोट कर रहा हूं। अमेरिका के टारगेट पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक हो सकता है। फोर्डो पर हमले के बारे में डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं, ऐसी जानकारी है। ईरान की यह दूसरी बड़ी न्यूक्लियर साइट है जो मैं बता रहा हूं, फोर्डो। जमीन के काफी नीचे है फोर्डो न्यूक्लियर साइट। US के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर से हमला इस पर संभव हो सकता है। यहां पर बॉम्ब्स को गिराया जा सकता है। B-2 बम वर्षक विमान, जो कि काफी एडवांस है, आप जानते हैं एडवांस एयरक्राफ्ट है, जो कि इस तरीके के बॉम्ब्स को, इस तरीके के वॉरहेड को ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब अगर हमला कर दिया US ने तो ईरान से सीधी जंग हो जाएगी,
ये भी आप समझ सकते हैं। ईरान इससे पहले भी, मुझे याद आता है, इससे पहले भी वो अमेरिका से कभी डरा नहीं है। उसने कहा कि हमारी मिसाइलें आपके बेसिस को टारगेट करेंगी, आप चिंता मत कीजिए। अभी खामनेई जो हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये कौन है, इनका सपना क्या है, कब से ये एक्टिव है? 1989 से परमाणु कार्यक्रम को इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा आधार बनाने का प्रयास किया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को इन्होंने मजबूत किया ताकि इनकी फोर्सेस मजबूत हो जाएं। नातांज में यूरेनियम संवर्धन की गुप्त शुरुआत भी खामनेई ने की। साल 2000 में इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट का निर्माण भी कर लिया। प्लांट में यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए हो सकता था। साल 2003 पर आइए, IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भांडाफोड़ कर दिया। ईरान ने धमाके इंप्लोजन टेस्ट भी किए थे, उस रिपोर्ट्स में यह भी बातें आई। साल 2015 में परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए समझौते के टेबल पर भी आया। 2018 में 6 देशों के समझौते से अमेरिका पीछे हट गया। साल 2020 में ईरान ने 20% यूरेनियम संवर्धन भी कर लिया। यह आंकड़ा यहीं तक नहीं रहा, वक्त बीता तो यूरेनियम संवर्धन भी बढ़ा। 20% से 60% यूरेनियम जमा कर लिया और इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक भी बताया। 2025 में 9 परमाणु बम बनाने लायक 60% यूरेनियम संवर्धन ईरान ने जमा कर लिया। धीरे धीरे ईरान अपनी ताकतों में इजाफा करता रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि खुद शायद मिडिल ईस्ट के बाकी राष्ट्र ये नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाए। ये भी आप समझ लीजिए, मैं बार बार अब तो आपको भी रट गया होगा जो बातें मैं आपको बताता हूं। आप भी जानते होंगे कि रात को 10 बजे रोहित आएंगे और बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में जो 15 से 16 राष्ट्र हैं, जिसको मिडिल ईस्ट के वो फूल, वो गुलदस्ता जिसमें इकलौता यहूदी मुल्क है, ये अब देखिए, जैसे ही अमेरिका की तरफ से कहा गया तेहरान खाली कर दीजिए, ये जैम हो गया तेहरान। क्यों? क्योंकि आम सिविलियंस यहां से भागना चाहते हैं। अभी भी पड़ोसी मुल्क इराक क्या था, क्या हो गया है, उस चीज से लोग डरे हुए हैं। ये पूरा रश लगा हुआ है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से वो इराक से बाहर निकल जाए, ईरान से बाहर निकल जाइए, माफ कीजिएगा, इराक नहीं, ईरान से वो लोग बाहर निकल जाए। अब ईरान के लिए पूरी तरीके से बॉर्डर पाकिस्तान भी बंद कर चुका है। अब कौन सा राष्ट्र यहां पर इन ईरानियंस को अपने यहां शरण दे रहा है या अपने मुल्क में आने दे रहा है? क्योंकि बॉर्डर तो क्रॉस करना पड़ेगा। आर्मेनिया से भी बॉर्डर लगता है, उस रूट से होते हुए कहां जाएंगे, इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हर कोई ये सोच रहा है कि जान है तो जहान है। जब अमेरिका ने साफ कर दिया, क्योंकि अमेरिका भी पिछले कुछ वक्त में सीज फायर करता आया, लेकिन इस जंग में अमेरिका ने कहा कि सीज फायर नहीं, कुछ बड़ा होगा। G7 7 मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का वो ग्रुप, जिसकी मीटिंग शुरू हुई, समिट शुरू हुई, अमेरिका वापस चला गया। अब मैं आप परमाणु ताकत भी आपको बता देता हूं। इजराइल के पास कितनी है? 90। ईरान के पास कितनी है? 8 से 10 की क्षमता है। कितने बना लिए हैं, कितने किस स्टेज पर हैं, अभी तक ये जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि बार बार ईरान को इसी न्यूक्लियर पावर से दूर रखने का प्लान अमेरिका का भी रहा है, इजराइल का भी रहा है। वो नहीं चाहते कि मिडल ईस्ट में किसी भी तरीके से अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाए। अब खतरे में खलीफा पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन लगातार जारी है। 12 से 13 जून की रात पर ईरान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक्स की गई थी। 150 ठिकानों पर प्रिसाइज अटैक्स किए गए थे। उन 150 ठिकानों को लॉक किया गया था, एलिमिनेट उनको किया गया। इस जवाब में ईरान ने भी पीछे हटने की बजाय ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया। ईरान ने पलटवार किया, 150 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी और इजराइल के हमले का मकसद परमाणु कार्यक्रम खत्म करना। 1981 में भी इजराइल ने इराक पर अटैक किया था। 44 साल पहले परमाणु कार्यक्रम के कारण ही वो हमले हुए थे, इसलिए लोग उन तस्वीरों को भी याद कर रहे हैं। अब ऑपरेशन ओपेरा, उस वक्त उसका नाम था, और ऑपरेशन ओपेरा के 4 दशक बाद, लगभग 44 साल बाद, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ओमान में बैठक से पहले इजराइल ने हमला बोल दिया। खामनेई की सत्ता को अमेरिका और इजराइल ने, उस कुर्सी को जिस पर खामनेई बैठे हुए थे, पूरी तरह से उसको हिला दिया। मिडल ईस्ट, आप जानते हैं, बार बार मैं बता रहा हूं, खलीफा बनने की होड़ है। वजूद के संघर्ष में इजराइल ईरान के बीच ये जंग है। वर्चस्व की जंग भी है, वजूद की जंग भी है। लेकिन अब इस जंग में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खुलकर आ चुके हैं G7 मुल्क। G7 मुल्क के सामने ना ईरान कहीं स्टैंड करता, ना मिडल ईस्ट का कोई और मुल्क उनके सामने स्टैंड करता। ये 7 पावरफुल इकोनॉमीज वाले मुल्क कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। अब भारत का क्या है? भारत का रुख क्या है? देखिए, प्राथमिकता भारत की यह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे, मेरे पास ये जानकारियां, ईरान में 10,000 से अधिक भारतीय
जो है नागरिक जो है वो वहां पे फंसे हैं, उनको निकालने के लिए कवायदे शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, शुरू हो चुकी हैं। प्लान ब्लूप्रिंट अब तक ये है कि आर्मेनिया के रास्ते वापस लेकर आया जाएगा। सबसे पहले 1500 स्टूडेंट्स के एक जत्थे को वापस लाया जाएगा। 110 भारतीय छात्रों का पहला बैच नारदूस बॉर्डर भी पहुंच चुका है। तो भारत बहुत क्लियर है अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर। सबसे पहले तेहरान, शिराज, कोम शहर में फंसे स्टूडेंट्स को लाया जाएगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। ईरान ने कहा था कि विदेशी नागरिक देश छोड़ सकते हैं, और इसी क्रम में जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं वीडियो वॉल पर, इसमें आप देख सकते हैं कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ईरान से बाहर निकलने के लिए लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बॉर्डर्स खोलने का ऐलान जैसे ही भारत की बातचीत लगातार, भारतीय विदेश मंत्रालय की बातचीत लगातार, ईरानी जो उनके समकक्ष हैं उनसे लगातार बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि वो भी चिंतित है इसको लेकर। भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, भारत के जो आम सिटीजन्स हैं जो ईरान में फंसे हुए हैं, उनके इवैक्यूएशन के लिए जो भी सरकारी स्तर पर चीजें चाहिए होगी आपको मिलेंगी। अब जो तस्वीरें आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इन तस्वीरों में बहुत सारे लोग हैं, इसमें इंडियंस भी हैं जिनके लिए स्पेशल ट्रूप्स वहां पर अलॉट किए जा चुके हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये इंडियंस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, साथ ही आपको वाहन भी वहां पर नजर आ रहे होंगे। वहां पर इमरजेंसी व्हीकल्स को भी रखा गया है, क्योंकि ईरान के साथ जिस तरीके से भारत ने बात की है, भारत ने इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे जंग को लेकर हमेशा से कहा है कि शांति का मार्ग स्थापित होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी हमारी प्राथमिकता थी वो ये थी कि जो भारतीय सिटीजन्स ईरान में फंसे हुए हैं उनको वहां से कैसे इवैक्यूएट किया जाए। इस सिलसिले में भारत के विदेश मंत्रालय ने लगातार ईरानी दूतावास से भी और ईरानी विदेश मंत्रालय से भी लगातार संवाद स्थापित किया। हमने कहा कि ठीक है, जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं, आगे इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भारत अगर चिंतित है तो उन भारतीयों को लेकर चिंतित है जो ईरान में इस वक्त मौजूद है। लगभग 10,000 कुछ का आंकड़ा है, और इसके लिए जो एम्बेसी है वहाँ पर, इंडियन एम्बेसी, वो भी लगातार भारतीयों के लिए कई एडवाइजरी जारी कर रही है, वो उनसे कनेक्ट कर रही है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया, प्राथमिकता यह है कि उन जोन से पहले, उन जोन से इन लोगों को इवैक्यूएट किया जाए जहां पर सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। राजधानी तेहरान और उसके आसपास जितने भी इलाके हैं, वहां पर जितने भी इंडियन सिटीजन फंसे हुए हैं, उनको वहां से इवैक्यूएट करना भारत की प्राथमिकता है। उनको वहां से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि वो वॉर जोन में है। वहां से तुरंत उन लोगों के इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है उस पर युद्ध स्तर पर काम हुआ, और ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, उसी प्रक्रिया के तहत अब कई इंडियन सिटीजन जो हैं वो वहां से निकल रहे हैं। अभी किस तरीके से निकलेंगे मैं आपको बताता हूं। 3 स्टेप हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, आप देखिएगा, आप समझ जाएंगे। स्टेप 1 क्या है? ईरान के अलग अलग शहरों से नारदूस बॉर्डर तक छात्रों को पहुंचाया जाएगा। उसके लिए कई तरह के ट्रूप्स बनाए जाएंगे, कई तरह के जत्थे बनाए जाएंगे। जहां पर जितनी इंटेंसिटी के अटैक्स हो रहे हैं वो प्राथमिकता पर छात्र छात्राएं रहेंगे, इंडियन सिटीजन रहेंगे। स्टेप 1 है नारदूस बॉर्डर तक पहुंचना। दूसरा क्या है? नारदूस बॉर्डर जब ये पहुंच जाएंगे तो येरेवन एयरपोर्ट इनको ले जाया जा सकता है, वहां से बाय फ्लाइट इनको भारत लाने की प्रक्रिया पर काम किया जा सकता है। ये सेकंड स्टेप होगा। पहला स्टेप है नारदूस बॉर्डर, दूसरा स्टेप है नारदूस बॉर्डर से येरेवन एयरपोर्ट तक इन लोगों को इवैक्यूएट करके लाना। अगला स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही ये इंडियंस येरेवन पहुंच जाएंगे, येरेवन एयरपोर्ट से भारत की एक फ्लाइट को वहां पर भेजा जा सकता है, और वो अपने सिटीजन्स को लेकर येरेवन से सेफली आ सकती है, सेफली वहां से टेक ऑफ कर सकती है। इसके लिए हमने येरेवन एयरपोर्ट की अथॉरिटी से भी ऑब्वियसली अब तक संवाद हो चुका होगा, ऑफिशियल फॉर्मल संवाद हो चुका होगा, और ईरानी जो हमारे समकक्ष हैं वो लगातार मैं आपको बता रहा हूं, जो ईरानी समकक्ष हैं उनसे भी लगातार विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो है वो संपर्क में है। एक बार फिर से आपको बताता हूं, ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप जरूर जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है। ईरान के अलग अलग शहरों में जहां पर भारतीय हैं, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है उन सभी भारतीयों को इकट्ठा करना, नारदूस बॉर्डर तक पहुंचना। जब ये लोग नारदूस बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, वहां से बाय रोड या फिर जो भी अवेलेबल मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, नारदूस बॉर्डर से इनको येरेवन एयरपोर्ट लाया जाएगा। येरेवन एयरपोर्ट तक पहुंचना ही सबसे चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उसके बाद तो सारी चीजें फिलहाल अभी कंट्रोल में नजर आती हैं। तीसरा स्टेप जो है, जब ये दोनों स्टेप पूरे हो जाएंगे, आप समझिए 70 to 75% टास्क पूरा हो गया। स्टेप 3 में येरेवन एयरपोर्ट से भारत इन तमाम इवैक्यूएटेड लोगों को, इवैक्यूएटेड इंडियंस को लेकर वापस स्वदेश ला सकता है। इससे पहले भी कई और जगहों पर जब इस तरह की टेंशन रही, तो भारत ने अपने लोगों के लिए, भारत ने अपने सिटीजन्स के लिए कई ऑपरेशन चलाए। कभी ऑपरेशन वंदे मातरम, तो कई और ऑपरेशन चलाए जहां पर ऐसी स्ट्रेस वाली जगहों से अपने सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट करके भारत वापस लाया।
अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक इजरायली फोर्सेस की तरफ से ईरानी सैन्य जनरलों को मौत की घाट उतारा गया। उनके बारे में क्या जानकारी आपके सामने रखता हूं। मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी, इनका रोल क्या था? ये इराक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सीडीएस थे। खामनेई के बाद देश के दूसरे नंबर के ये सैन्य अधिकारी हैं। इनका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूं एक बार। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, 1980 में आईआरजीसी में शामिल हुए थे। ईरान इराक युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। अक्टूबर 2024 में इजरायल पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मेजर जनरल की, अब इनकी तस्वीर पर भी हार चढ़ चुका है। ये है नहीं, ये अब थे। दूसरा, जनरल हुसैन सलामी, ये कौन थे? ये भी मैं बता रहा हूं ना कि पिछले 48 घंटों में 2 सीडीएस को मौत के घाट उतार दिया। ये भी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ थे। इनका बैकग्राउंड भी सुन लीजिए। 1980 में आईआरजीसी में शामिल हुए थे। ईरान इराक युद्ध में इन्होंने शिरकत की थी। तीसरा जो चेहरा है जिनको मौत के घाट उतार चुकी है आईडीएफ, ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे, आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख थे। मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम के जिम्मेदार थे। इनका बैकग्राउंड भी बताऊं तो अक्टूबर 2024 में इजरायल पर मिसाइल अटैक इन्होंने ही प्लान किया था। चौथा चेहरा आपके सामने है जनरल गुलाम अली राशिद का, ईरानी सेना में डिप्टी कमांडर और खत्म उल अनबिया हेडक्वार्टर्स के प्रमुख थे। ईरान इराक युद्ध में सीनियर आईआरजीसी अधिकारी ये थे। इनको भी मौत की नींद सुलाया जा चुका है आईडीएफ की तरफ से। पांचवा चेहरा कौन सा, उसके बारे में क्या डिटेल से आपको दिखाता हूं। जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, सेना में जनरल स्टाफ में खुफिया विभाग के डिप्टी हेड थे। मेहराबी ईरानी सेना की खुफिया व्यवस्था के वरिष्ठ अधिकारी ये रहे थे। भारी खतरों की निगरानी और मिडल ईस्ट क्षेत्र में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी के लिए काम करते थे, उस नेटवर्क को संभालते थे। छठा चेहरा जो आपके सामने है, ये है जनरल मेहदी रब्बानी का। ये सशस्त्र बलों की जनरल स्टाफ में ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड रहे। रब्बानी सैन्य अभियानों की खोज और उनको जो वहां से चीजें निकली उसको अंजाम तक पहुंचाने की भूमिका निभाते थे। ये भी अब खत्म हो चुके हैं। सातवां चेहरा आपके सामने मोहम्मद काजमी का, आईआरजीसी के खुफिया संगठन के चीफ थे। इनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो 2022 में महसा अमीनी की हत्या के बाद कड़ाई से विरोध प्रदर्शन के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया था। आठवां चेहरा आपके सामने है मेजर जनरल अली शादमानी का, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर और खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स के चीफ थे। ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई के बेहद करीबी ये थे। तो ये बड़ी चोटे, ये 8 बड़े चेहरे मैंने आपको दिखाए हैं। 8 टॉप लीडरांस थे ईरान के, जो कि फोर्सेस में, ईरानी डिफेंस फोर्सेस में लगातार बड़ी भूमिका निभा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा सवाल ये कि जंग में क्यों कूदेगा अमेरिका? इजरायल ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट के लिए मदद मांगी है। फोर्डो का जिक्र मैंने पहले भी किया था। फोर्डो ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट्स में से एक है। यूरेनियम को बढ़ाने के लिए लगभग 2000 सेंट्रीफ्यूज वहां पर है। फोर्डो पर एयर स्ट्राइक का असर नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि कंक्रीट का एक बड़ा पहाड़ तैयार कर दिया गया है। जमीन पर नहीं है फोर्डो, जमीन से कई किलोमीटर अंदर फोर्डो का निर्माण किया गया है। और इसीलिए एयर स्ट्राइक जो इजरायली फोर्सेस के पास जो ताकत है वो इसको भेद नहीं सकती। इसीलिए अमेरिका की जरूरत है बेंजामिन नेतन्याहू को। अमेरिका इजरायल के साथ है, इससे ईरान पूरी तरीके से बौखला चुका है। मिडल ईस्ट में लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात हैं। मिसाइल और प्रॉक्सी हमले का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पर्शियन गल्फ, रेड सी पर हमले का भी खतरा है। जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, दूतावास हैं, नौसैनिक पोत हैं, उस पर हमले का भी अंदेशा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप यहां से बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि ईरानी फोर्सेस अमेरिकन बेसिस से दूर रहें, उसके आसपास भी ना रहें। और फोर्डो को नेस्ता नाबूद करने के लिए इजरायल को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की बहुत जरूरत है।